ओके, हेलो एवरीवन। चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस और ग्रुप प्रोसेसेस। पहले तो हमने पढ़ा था कि भाई सोशल साइकोलॉजी में एटीट्यूड क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है। बिहेवियर और एटीट्यूड के बीच में रिलेशनशिप क्या है, एटीट्यूड के क्या क्या पार्ट्स हैं, एटीट्यूड किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो सकता है, वगैरह वगैरह। अब इसमें हम पढ़ेंगे ग्रुप क्या होता है। तो हमें क्या पता लगा, ग्रुप ग्रुप क्या होता है, कलेक्शन होता है इंडिविजुअल्स का। इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कॉमन मोटिव है, कॉमन गोल है, तो वो एक दूसरे के साथ आप कोलैबोरेट करें, ठीक है। ये तो हो गया ग्रुप। अब ग्रुप की क्या-क्या करैक्टरिस्टिक होती है? तो सारे मेंबर्स अपने आप को एक ग्रुप का एक पार्ट मानते हैं। सोशल यूनिट की तरह देखते हैं कि भाई हम एक ग्रुप का हिस्सा हैं, इस ग्रुप का नाम ये है, ये ग्रुप सोसाइटी का हिस्सा है, वगैरह-वगैरह, ठीक है? कॉमन मोटिव या गोल है, एक गोल है जिसके प्रति सब क्या कर रहे हैं, अ, एक्ट कर रहे हैं कि भाई उस गोल को अचीव कैसे करें, तो सब अपना-अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इंटरडिपेंडेंट, भाई अब अगर ग्रुप है, वो सब काम कर रहे हैं टीम की तरह, या तो भाई कॉन्सिक्वेंस भी होंगे, या तो वो किसी स्पोर्ट्स इवेंट में या तो जीतेंगे या हारेंगे। वो तो ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है कैसे कर रहा है। अगर बिजनेस है, बिजनेस में सारे लोग एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, या तो ग्रुप के बेसिस पे वो सारे या तो सक्सीड होंगे या सक्सीड नहीं होंगे। कोई पार्टी है, पार्टी के सारे मेंबर्स हैं, काम कर रहे हैं, या तो इलेक्शन जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। वो तो इफेक्ट तो सारे ग्रुप पे पड़ेगा ना फ्यूचर में, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया इंटरडिपेंडेंट। अब कोई सी नीड सैटिस्फाई कर रहे हैं, कुछ मिल रहा है उन्हें, कुछ वैल्यू प्रोवाइड हो रही है। हाँ, इसलिए वो सारे साथ में, जो वो अकेले हासिल नहीं कर सकते, इसलिए वो ग्रुप में है, क्योंकि ग्रुप से जो वो अकेले हासिल कर सकते थे, या तो वो डबल हो रहा है, या फिर वो पॉसिबल बन रहा है। जैसे कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, अब ऑब्वियसली कोई मेडिसिन देखेगा, कोई लीगल पेपर वर्क देखेगा, कोई उसे सेल करेगा, तो सबका एक एक रोल है जो एक इंसान अकेला नहीं कर सकता। इसलिए सारे मेंबर ने एग्री किया कि हम सब आपस में मिलके आ, उस गोल को करेंगे, ताकि हमें क्या मिले, प्रॉफिट, वैल्यू, ठीक है। अलग अलग लेवल की, किसी को प्रॉफिट मिल रहा है पैसे देकर, ठीक है, उसके ऊपर क्या है कि तुम दूसरे लोगों की हेल्प कर रहे हो मेडिसिन बना के। और क्या है कि तुम्हें अच्छा है, क्योंकि तुम्हें पता है कि सोसाइटी में जितने हेल्दी लोग होंगे उससे और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और सेक्टर्स में इफेक्ट पड़ेगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। इंट्रैक्शन, ऑब्वियसली सारे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। अब जरूरी नहीं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है तो सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो डे टू डे बेसिस पे या हर बेसिस पे, लेकिन कनेक्शन है किसी ना किसी तरह का, किसी ना किसी तरीके का कम्युनिकेशन है, ठीक है। अब जो कम्युनिकेशन है, ये स्ट्रक्चर है, उसमें रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक की। अब डायरेक्टली तुम रोल एक्सचेंज नहीं कर सकते। जैसे सीईओ है, वो एकदम से सेल्समैन नहीं बन जाएगा, जो सेल्समैन है वो एकदम से डेवलपर नहीं बन जाएगा, वगैरह वगैरह। हर एक के रोल्स और रूल्स डिफाइंड है, ठीक है, कि सैलरी कितने टाइम पे मिलेगी, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब आते हैं हम टीम पे। टीम एक तरीके का ग्रुप है, ठीक है, जिसमें क्या है कि हर एक का कॉमन गोल होता है, स्पेसिफिक होता है, और स्किल चाहिए होती है, ठीक है। तो वो तो हो गया टीम। अब ग्रुप में क्या होता है कि इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं, लेकिन टीम में क्या है, टीम वर्क भी करना पड़ता है, उन्हें गोल को हासिल भी करना पड़ता है। अब ग्रुप में एक लीडर हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे काम की लीडर पे आ गई है। टीम में लीडर पे भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा, लेकिन आप मेंबर्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं अपना काम करने के लिए, ठीक है। जैसे फुटबॉल की टीम होगी, आ, ठीक है, तो उसमें जो कैप्टन है उसे तो हैंडल करना ही है सब कुछ, लेकिन जो टीम मेंबर है उन्हें भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आते हैं ऑडियंस पे। ऑडियंस क्या है? ऑडियंस हमें पता है कि ग्रुप ऑफ पीपल है जो किसी स्पेशल ओकेशन के लिए क्या है, असेंबल हुए हैं। ऑडियंस कहाँ की होगी? टेलीविजन की ऑडियंस होगी, कोई कॉन्सर्ट है उसमें ऑडियंस होगी। स्पेशल पर्पस क्या है? परफॉर्मेंस देखना, शो देखना, ठीक है। या ऑडियंस की शादी होगी किसी की, ऑडियंस क्या होगी, जो रिश्तेदार या फ्रेंड्स या जो जिनको भी तुम जानते हो आसपास के लोगों को, वो ऑडियंस होगी। स्पेशल ओकेशन क्या है, स्पेशल पर्पस क्या है, शादी अटेंड करना, दो कपल्स, ठीक है, एक कपल की, ठीक है। मॉब क्या हो गया? मॉब मॉब भी ग्रुप ऑफ पीपल हो गया जो असेंबल्ड है स्पेशल पर्पस के लिए, लेकिन उनमें क्या है, वो इम्पल्सिव है, उनके एक्शन डिफाइंड नहीं है, वो इडियोलॉजिकली असेंबल्ड है, ठीक है। अब मॉब क्या हो गया, जैसे कि भाई दंगे फसाद हो गए तो वो मॉब हो गया। रिलीजियस लीडर वाले सारे हो गए साथ में, तो वो मॉब हो गया, ठीक है। क्राउड क्या हो गया? लोग हैं, हाँ, आपस में असेंबल्ड, लेकिन उनका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, लॉन्ग टर्म ओवरऑल पर्पस हो सकता है, लेकिन वो स्पेसिफिकली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो क्राउड कहीं भी हो सकता है, किसी भी जगह।
मेट्रो में क्राउड हो गया, ट्रांसपोर्ट में क्राउड हो गया। ओवरऑल गोल क्या है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है, लेकिन कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे के साथ। इतनी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस नहीं है, ठीक है? अब आते हैं रीज़न टू जॉइन ग्रुप। क्या-क्या रीज़न है? आदमी ग्रुप जॉइन क्यों करता है, ठीक है? ग्रुप का हिस्सा क्यों बनता है? अब सिक्योरिटी मिल रही है भाई। अगर तुम जंगल में रहोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, अपने आप को सिक्योर रखने के लिए। कम सिक्योर होगे इन कंपैरिज़न टू जब तुम एक शहर में रह रहे हो। क्योंकि वहाँ पुलिस भी है, वहाँ पे फॉरेस्ट रेंजर भी हैं जो जानवरों को रेंज पे रखे हुए हैं बाहर शहर की बाउंड्री के, वगैरह-वगैरह। सिक्योरिटी है तुम्हारे पास। स्टेटस, भाई वैलिडेशन मिल रहा है दूसरे लोगों से, पावर मिल रही है एक तरीके की, ठीक है? सेल्फ एस्टीम, आदमी सेल्फ वर्थ अपनी जॉइन कर रहा है एक ग्रुप का हिस्सा बन के, उसे अच्छा लग रहा है कि वो एक पर्टिकुलर ग्रुप का पार्ट है, ठीक है? सैटिस्फैक्शन, नीड्स का सैटिस्फैक्शन हो रहा है, बिलोंगिंग मिल रही है, रिलेशनशिप्स डेवलप हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहा है, उससे टेंशन मिल रही है, लव मिल रहा है, ठीक है? या फिर रिसोर्सेज मिल रहा है फाइनेंशियली वगैरह-वगैरह ट्रेडिंग के थ्रू। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, साइकोलॉजिकली और सोशल नीड्स फुलफिल हो रहे हैं। गोल अचीवमेंट, गोल्स अचीव हो रहे हैं, इंडिविजुअल के पर्सनल गोल्स होते हैं, हर एक का लाइफ में गोल अलग-अलग है, तो वो सोसाइटी में रह के उसे फुलफिल कर सकता है क्योंकि हर आदमी एक काम कर रहा है और वो सारे काम इंटरकनेक्टेड है, ठीक है? प्रोवाइड नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, जो आदमी एक अकेला सीख सकता है, वो लिमिटेड है, लेकिन अगर 10 लोग अलग-अलग चीज़ें कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस अलग-अलग है, तो वो उनसे काफ़ी कुछ सीख सकता है, ठीक है? तो उसकी नॉलेज मल्टीप्लाई हो जाती है। जो अकेले 1 साल में सीखता, अगर वो और लोगों के साथ सीखे, और लोगों की किताबें पढ़ के सीखे, और लोगों के कोर्सेज़ सीखे, यूनिवर्सिटी जाके सीखे और लोगों की रिसर्च पढ़े, तो उसकी नॉलेज काफ़ी मल्टीप्लाई हो जाती है इन कंपैरिज़न टू जो अकेला खुद से सीखता है, खुद का एक्सपीरियंस है, खुद की सोच से, ठीक है? अब वो खुद तो सोच ही रहा है, लेकिन वो दूसरों की हेल्प भी ले रहा है, दूसरों को क्रॉस रेफरेंस भी कर रहा है, ठीक है? तो उसका फ़ायदा ही हो गया। ग्रुप फॉर्मेशन, ग्रुप कैसे फॉर्म होता है? और बेसिक है कि लोग एक-दूसरे के इंटरेक्शन में रहे, कॉन्टैक्ट में रहे, ठीक है? क्या-क्या कंडीशन है जिससे ग्रुप फॉर्म हो सकता है? प्रॉक्सिमिटी, आस-पास रहें, जितने आस-पास रहेंगे लोग उतने ज़्यादा ग्रुप का हिस्सा होंगे, इंटरेक्शन होना चाहिए। लोग बार-बार सेम जो लोग हैं वो आपस में इंटरैक्ट करते रहेंगे तो उनकी प्रॉक्सिमिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से वो ग्रुप को अपना हिस्सा मानेंगे, ठीक है? अपने आप को ग्रुप का हिस्सा मानेंगे, ठीक है? तो आगे हमारे पास सिमिलैरिटी, कुछ ना कुछ कॉमन हो चाहिए, एटीट्यूड कॉमन होना चाहिए, बैकग्राउंड कॉमन होना चाहिए, देश जिसमें रह रहे हैं वो कॉमन होना चाहिए, जो ऑक्यूपेशन है वो कॉमन होना चाहिए वगैरह-वगैरह। जो फ़ील्ड है, जिस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं वो कॉमन होना चाहिए, ठीक है? अब कॉमन मोटिव गोल होना चाहिए, गोल भी सेम होना चाहिए ओवरऑल, तभी तो ग्रुप का हिस्सा है। अब क्या-क्या स्टेजेस हैं ग्रुप फॉर्मेशन की, ये हमें किसने दिया? ब्रूस टकमान ने। उसने क्या है भाई, लोग क्या करते हैं ग्रुप फॉर्म करते हैं फॉर्मिंग स्टेज में। पहले आते हैं, मिलते हैं, पता कुछ रहता नहीं। एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, पहली बार किसी ग्रुप का हिस्सा जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो पहली बार, क्लास में जा रहे हो पहली बार, नए लोगों से मिल रहे हो, ठीक है? स्टॉर्मिंग, अब कॉन्फ्लिक्ट आती है, अब हर एक का गोल अलग-अलग है। अब उस गोल के हिसाब से लोगों के पास रिसोर्सेज़ भी अलग-अलग है, हर एक की अलग स्किल है, हर एक की अलग-अलग परफॉर्मेंस है। तो अब वो डिस्कशन होता है कि भाई कैसे, कौन किसका क्या रोल रहेगा, कौन क्या करेगा। उसके बाद आता है नॉर्मिंग, जब गोल तुम डेवलप कर देते हो, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो उसके बाद जो भी तुम गोल्स या फिर जो नॉर्म्स है, जो भी रूल्स रेगुलेशन है ग्रुप के, वो तुम जैसे डेवलप करते हो उसे हम क्या नॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है? परफॉर्म कैसे कर रहे हो? ग्रुप का गोल अचीव करने के लिए जो भी काम लोग करते हैं उसे हम परफॉर्मिंग स्टेज बोलते हैं। एडजर्निंग क्या होता है? एक बार अगर फंक्शन हो गया तो फंक्शन कंप्लीट हो गया, ग्रुप का जो टास्क था वो गोल सबके अचीव हो गए। अब डिसाइड करते हैं कि ग्रुप को डिसबैंड कैसे करना है या फिर साथ में रहना है भी या नहीं, ठीक है? तो एडजर्निंग उस स्टेज का नाम है। तो इसमें क्या हाइलाइट है? अब पर्टिकुलर ये है कि कोई भी स्टेज कहीं से भी शुरू हो सकती है, एंड हो सकती है। सब साथ में भी हो सकती है, बैक एंड फोर्थ हो सकता है सारे स्टेजेस के बीच में, ठीक है? तो ये है। ये कैveats हैं, ठीक है? अब ग्रुप स्ट्रक्चर क्या है? ग्रुप स्ट्रक्चर क्या होगा? सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन, ढंग से हर चीज़ डिफाइन है, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज है, हर एक का एक गोल है, रोल है, ठीक है? और नॉर्म्स भी हैं, कि रूल्स भी हैं कि कैसे रहना है, स्टेटस है। अब इसके तो स्टेटस में क्या आ गया कि एस्क्राइब्ड स्टेटस है। एस्क्राइब मतलब कि सीनियरिटी या कौन कितना बड़ा है उसकी वजह से उसे रिस्पेक्ट मिली ऑर्गेनाइजेशन में।
अचीवमेंट है, किसकी कितनी अचीवमेंट है, हार्ड वर्क कितना कर रहा है, उसकी वजह से भी तुम स्टेटस डाल सकते हो उस इंसान का कि भाई ये तो कितना हार्ड वर्किंग है देखो, या फिर ये इतने साल से हमारे साथ। तो ये सीनियरिटी क्या हो गया, ये एस्क्राइब्ड हो गया सीनियरिटी, और अचीव्ड हो गया मेरिट। ठीक है। अब कोहेसिवनेस, ग्रुप साथ में कितना टुगेदर है, बाइंडिंग कितना, कितना म्यूचुअल अट्रैक्शन है, लोग कितना साथ में रहना चाह रहे हैं, कितने एक दूसरे को पसंद करते हैं वगैरह वगैरह, ये हो गया कोहेसिवनेस में। एक्सट्रीम कोहेसिवनेस के क्या प्रॉब्लम्स क्या है, ग्रुप थिंग, ये जैनि अरविंग जैनिस ने दिया था। इसमें क्या है कि ग्रुप थिंक में क्या होता है, कंसेंसस या यूनानिमस एग्रीमेंट होता है, जिसमें कोई डिसेंट नहीं होता, कोई ओपोजिंग व्यू पॉइंट नहीं होता। जो भी तुमने मेजोरिटी का डिसीजन है उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता, या अगर कोई बोलता भी है तो वो क्या होता है, उसे शट डाउन कर देते हैं कि भाई तुम हार्मोनी डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम इतने लोगों के खिलाफ जा रहे हो, तुम बोल के तुम मत बोलो। या फिर जो भी एविडेंस होता है उसे नहीं देखते, कोई एक बोल रहा है एविडेंस के ऊपर, बाकी सारे एविडेंस को डिनाई कर रहे हैं। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है ग्रुप थिंकिंग में, ठीक है? अब ग्रुप थिंक को काउंटर कैसे करें? क्रिटिकल थिंकिंग बोले हर एक के ओपिनियन लें, एविडेंस को देखें कि सच क्या है, झूठ क्या है, नई-नई चीज़ें ट्राई करें, फीडबैक लें, जो लोगों ने पहले भी सक्सेस करी है उनका फीडबैक लें कि कैसा हो रहा है ग्रुप मेंबर से। कि हमने ये गोल अप्लाई किया, हमने ये प्रोसेस अपनाई, इसका क्या तुम्हें कैसा लगा? तुम्हें क्या एक्सपीरियंस हुआ? क्या ये काम करा या नहीं करा? तो एविडेंस कलेक्ट करना, डेटा कलेक्ट करना, ठीक है? अब ग्रुप किस-किस टाइप के हो सकते हैं? प्राइमरी ग्रुप हो गया, पहले से ही है, इंडिविजुअल के रहने से पहले से ही है, ठीक है? जिसमें क्लोज़ हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है, इमोशनल बॉन्ड है वगैरह-वगैरह। फैमिली, तुम्हारे जन्म लेने से पहले तुम्हारी फैमिली थी, पेरेंट्स थे, पेरेंट्स के पेरेंट्स थे, उनके रिश्तेदार थे। अब तुम उसका हिस्सा बन गए, क्योंकि तुम उस प्राइमरी ग्रुप का आ गए। रिलीजन तुम्हारे पैदा होने से पहले था, कास्ट तुम्हारे पैदा होने से पहले थी, अब तुम उसका हिस्सा बन गए, ठीक है? सेकेंडरी ग्रुप, जो जिसमें चॉइस है, प्राइमरी वाले में चॉइस नहीं, उसमें तो वो तो गिवन है, वो तुम्हें मिल गया, ठीक है? क्योंकि तुमने हैपन टू बी अ, बोर्न देयर, ठीक है? अब सेकेंडरी में क्या है, यू आर देयर बाय चॉइस। इसमें क्या होता है कि रिलेशनशिप क्या होता है, इम्पर्सनल होता है, इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं होता, इतने ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, इनडायरेक्ट होते हैं, लेस फ्रीक्वेंट होते हैं, इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होता। आसानी से छोड़ या तोड़ सकते हो, बाउंड्रीज होती हैं डिफाइंड। प्राइमरी में बाउंड्री डिफाइन नहीं होती, ठीक है? फॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल हो गया। फॉर्मल में रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, रोल्स हैं, सब डिफाइंड है, ठीक है? ऑफिस हो गया, यूनिवर्सिटी होगी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगी, कंपनी होगी, ठीक है? इनफॉर्मल में क्या है, रूल्स पता ही नहीं किसी को, लॉज क्या है, इम्प्लिसिट है सब, जैसे फ्रेंड सर्कल है, फैमिली है, उसमें क्या है, रूल्स पता, ठीक है? अब हमारे पास आता है इन ग्रुप और आउट ग्रुप। तो इन ग्रुप और आउट ग्रुप में क्या है, इन ग्रुप तो हो गया मेरा ग्रुप, जिसे हम वी करके रेफर करते हैं। मेंबर सिमिलर है, ऑब्वियसली व्यू पॉइंट भी सिमिलर है। आउट ग्रुप क्या होगा, जो दूसरे हैं जिनका व्यू पॉइंट हमसे डिफरेंट है, जिन्हें हम दे करके बुलाते हैं, ठीक है? अब एक्सपेरिमेंट क्या हुआ है ग्रुप के ऊपर, मिनिमल ग्रुप पैराडाइम एक्सपेरिमेंट, जो ताज फैलने दिए। इसने क्या कहा, मिनिमम कंडीशंस क्या है जिसकी वजह से इंटर ग्रुप बिहेवियर आए, जो भी इंटर ग्रुप, जो भी क्लोज बॉन्डेड ग्रुप मेंबर्स है वो कैसे बिहेव करते हैं, उसकी क्या क्या कंडीशंस है। उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया, उसने बच्चों को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। उसने कहा कि भाई कोड दे दिया प्रेफरेंस के, ये आर्टिस्ट है, इनके ये कोड है, उन्हें पैसे दे दिए। अब बच्चों को दूसरे आर्टिस्ट के हिसाब से दूसरे स्टूडेंट्स को पैसे देने थे, उन्हें पहले ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ठीक है? फिर उन्हें आर्टिस्ट बता दिया, उनका कोड बता दिया आर्टिस्ट का। फिर उन्हें एक-एक करके स्टूडेंट्स बुलाया और उन्होंने कहा कि उन्हें उस स्टूडेंट को पैसे देने हैं जो स्टूडेंट कोड के साथ आए। अब वो डिपेंड है कि वो कितना पैसे देना चाहता है। तो उन्होंने क्या टेंडेंसी देखी कि जो इन ग्रुप के मेंबर है वो ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, ज़्यादा फ़ेवर कर रहे हैं अपने ग्रुप वालों का इन कंपैरिज़न टू आउट ग्रुप, क्योंकि उन्हें पहले से ग्रुप का हिस्सा बना दिया। ठीक है? क्या-क्या इन्फ्लुएंस हो सकती है? सोशल फेलिसिटेशन, पहले पढ़ा था कि अ अ, दूसरे लोगों के होने की वजह से परफॉर्मेंस से कैसा फ़र्क पड़ता है। गुड परफॉर्मेंस होती है तो उसे सोशल फैसिलिटेशन, सोशल लॉफिंग, दूसरे लोगों की प्रेज़ेंस से ग्रुप पे परफॉर्मेंस कैसे कम होती है, तो उसे सोशल लॉफिंग बोल दिया। अब ग्रुप पोलराइज़ेशन, ग्रुप का एक्सट्रीम डिसीजन लेना, ग्रुप प्रेफर टू टेक एक्सट्रीम डिसीजन इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल, जो अकेला इंसान इतना डिसीजन नहीं लेगा, इतना एक्सट्रीम डिसीजन नहीं लेगा जितना ग्रुप वाले ले लेते हैं, जैसे लिंच मॉब हो गया,
अकेला इंसान तो इतना कुछ ले नहीं सकता एक्सट्रीम डिसीजन, लेकिन ग्रुप में होगे तो भाई किसे क्या पता लग रहा है, मार दो 10 घुस्से सामने वाले को, ठीक है? तो ऐसे ही होता है। बैंड वैगन इफेक्ट बोलते हैं इसे हम। इसमें क्या होगा कि इसमें जो दूसरे लोग फॉलो कर रहे हैं, जो बिलीव कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि दूसरे लोग कर रहे हैं और हम ग्रुप से अलग नहीं होना चाहते, क्योंकि फिर हमें डिसएडवांटेज है उस ग्रुप से अलग होने में। तो इसलिए हाँ, उसे हम कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। अब सोशल इन्फ्लुएंस क्या है? सोशल इन्फ्लुएंस मतलब दूसरों के बिहेवियर दूसरों के बिहेवियर क्या, दूसरों के प्रेजेंस का एक इंडिविजुअल के बिहेवियर पे इफेक्ट, ठीक है? इसमें हमारे पास 3 प्रोसेसेस आ गई सोशल इन्फ्लुएंस की। कन्फॉर्मिटी, ग्रुप के रूल्स के हिसाब से परफॉर्म करना, जो दूसरे लोग हमारे साथ हमारे ऊपर एक्सपेक्टेशंस है या दूसरे लोग हमें चाहते हैं हमसे, हम वही कर रहे हैं। मम्मी पापा ने कहा कि सरकारी नौकरी की तैयारी करो तो तुम भी कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, कन्फॉर्मिटी। या फिर आ, सरकारी उसने कहा कि तुम घूस ले रहे हो तो हम भी मतलब हम भी घूस ले रहे हैं तो तुम भी घूस लो, ठीक है? तो ये होगा ग्रुप कन्फॉर्मिटी एक तरीके से। तुम करना नहीं चाहते लेकिन तुम कर रहे हो, ठीक है? या तो तुम्हें फोर्स किया जा रहा है, कोर्स किया जा रहा है, तो उसके अंदर कॉन्फॉर्मिटी। या फिर तुम अपनी बाय चॉइस से कर रहे हो ये, तब भी कॉन्फॉर्मिटी है। जब तुम डेविएट नहीं होना चाह रहे ग्रुप से अलग नहीं होना चाह रहे, ठीक है? अब एक्सपेरिमेंट क्या है, ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट। तो इसमें क्या है कि ग्रुप मेंबर्स के नॉर्म्स हैं, वो कैसे इफेक्ट करते हैं उनके जजमेंट पे। उनके जजमेंट पे, जो भी जजमेंट लेते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जो भी ग्रुप के रूल्स हैं वगैरह वगैरह का, ठीक है? उसने कहा कि स्टूडेंट को डार्क कमरे में रख दिया शेरिफ ने, और उसने कहा कि भाई कि जो लाइट है, अगर वो मुड़ती चेंज होती हुई दिखे, तो तुम डिस्टेंस लिखो कि कितना चेंज हुआ, ठीक है? हर एक ईच ट्रायल के बाद उसे एवरेज स्कोर दिखा दिया ग्रुप मेंबर्स का। तो उसने क्या किया कि बाद में उसने अपना स्कोर ही चेंज कर लिया ग्रुप मेंबर के एवरेज से मैच करने के लिए, ताकि वो अलग ना दिखे। लेकिन लाइट तो एक्चुअली में मूव करी नहीं, तो इसका मतलब उसने अपने बिलीव चेंज कर दिया, क्योंकि और लोगों ने अपने स्कोर चेंज दिखा दिए, ठीक है? अब वो और स्कोर गलत थे, मतलब फेक थे। तो उसने उस फेक स्कोर के हिसाब से अपने चेंज कर लिया। उसने अपने दिमाग का यूज़ नहीं किया, अपने परसेप्शन का यूज़ नहीं किया। उसने बस चेंज कर दिया, ठीक है? अभी एक और हमारे पास क्या है, ऐश का। ऐश ने कहा कि ग्रुप मेंबर का जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है, उसका क्या फ़र्क पड़ता है इंडिविजुअल के जजमेंट पे। तो उसने एक लाइन दिखा दी, स्टैंडर्ड लाइन, और उसने कंपैरिज़न कहा कि भाई इनमें से कौन-सी लाइन इससे मैच कर रही है, कंपैरिज़न लाइन स्टैंडर्ड लाइन से। जैसे ए, बी, सी है, तो स्टैंडर्ड लाइन से कौन-सी क्लोज़ है, तो बी है इधर तो। लेकिन उसने 7 पार्टिसिपेंट लिए, जिसमें से एक तो ट्रू पार्टिसिपेंट थे, एक 6 थे, जो रिसर्चर ने जिनको पैसे दिए, जो फेक थे। तो उसने सबसे पूछा 2 पार्टिसिपेंट से पूछने से पहले, तो जो है 6 के 6 थे, 6 ने तो या तो ए दे दिया सबने या सी दे दिया। अब लास्ट में जो पार्टिसिपेंट था उसको उसको बताना था कि वो क्या सोचता है। तो 67% टाइम के हमें क्या पता लगा कि उसने तो बी चुन लिया। मतलब बी नहीं चुना, ए या सी चुन लिया, बी को छोड़ दिया, ठीक है? क्यों? क्योंकि औरों ने कहा कि ए है या सी है, उसने अपना दिमाग यूज़ नहीं किया। उसे हम कन्फॉर्मिटी के अंदर डालेंगे, ठीक है? तो कन्फॉर्मिटी आदमी क्यों चुनता है? क्यों? क्योंकि नेचुरल लगती है, सिचुएशन क्लियर है, सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, कुछ नया नहीं है, ठीक है? अगर नया करेगा तो अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि उसे अलग होना पड़ेगा। डर है कि दूसरे लोग डिसप्रूव कर लेंगे, दूसरे लोग अलग हो जाएँगे, दूसरे लोग उसे छोड़ देंगे, तो उसकी वजह से वो डरता है, ठीक है, वो इंसान। इसलिए वो डेविएंट नहीं होना चाहता, ठीक है? अब हमारे डिटर्मिनेंट, क्या चीज़ कन्फर्मिटी डिफाइन करती है? तो ग्रुप का साइज़ क्या है? तो हमें क्या पता लगा कि अगर ग्रुप का साइज़ कम हो, ठीक है? तो ज़्यादा कन्फर्मिटी होती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा चांसेस है पता करने का कि अ, इस इंसान ने ये किया। तो फैमिली में क्या होता है, कन्फर्मिटी ज़्यादा होगी इन कंपैरिज़न टू ऑफिस, ठीक है? इस पैरामीटर के बेसिस पे। और क्या है, माइनॉरिटी साइज़। तो जब माइनॉरिटी का साइज़ इंक्रीज़ होता है, कन्फर्मिटी कम हो जाती है। जो भी सपोज़ अगर तुम्हारे ऑफिस में एक इंसान 4-5 लोग हैं, अगर वो अ, डिसएग्री कर रहे हैं किसी डिसीजन पे, तो ऑब्वियसली जो आदमी इंटरनली पहले कन्फ्यूज़ होगा कि मैं डिसएग्री करूँ ना करूँ, वो डिसएग्री करना शुरू कर देता है, ठीक है? क्योंकि उसकी आवाज़, अब वो एग्री कर रहा है ऑटोमैटिकली कि मैं जो सोचता हूँ, ये लोग भी वैसे ही सोच रहे हैं, तो हाँ, इस तरीके से वो इफ़ेक्ट फैलता जाता है। तो माइनॉरिटी जितनी ज़्यादा होगी, जो डिसेंट कर रही होगी अ, मेजॉरिटी डिसीजन से,
तो वो माइनॉरिटी भी इंक्रीज़ होती जाती है, ठीक है? अब आते हैं नेचर कैसा है टास्क का, वो डिपेंड करता है, वो चेंज कर सकते हैं टास्क टू टास्क, पब्लिक या प्राइवेट। ऑब्वियसली जब प्राइवेट होता है तो उसमें लेस कंफर्मेटी होती है क्योंकि आदमी इंटरनली एनोनिमस होके अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकता है। तो ठीक है, वो प्राइवेट में तो वो एक्सप्रेशन अच्छा है इन कंपैरिजन टू पब्लिक, पब्लिक में उसे प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, ठीक है? पर्सनैलिटी कैसी है? जो इंडिपेंडेंट होगा, जो हाई सेल्फ एस्टीम का होगा, जो ज़्यादा अपनी इंटेलिजेंस या दिमाग यूज़ करता होगा, वो कम कंफर्म होगा। वो कम अ, एग्री करेगा उन इर्रेशनल डिसीजन से जो मेजॉरिटी लोग ले रहे हैं, ठीक है? अब इन्फॉर्मेशन एंड इन्फ्लुएंस, किस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिली, बचपन से अगर एक तरीके से लोगों को करते हुए देख रहा है तो वो उस तरीके मोर इंक्लाइंड होगा इवन इफ दैट थिंग इज इरेशनल, ठीक है? नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, अब इन्फ्लुएंस कि डिजायर कैसा है, इंसान एक्सेप्ट होना चाहता है, दूसरों की एडमायरेशन चाहता है, तो क्या पता वो कन्फर्म हो जाए, ठीक है? अगर वो इंसान, उसकी नीड ज़्यादा है इस चीज़ की तो। अब वो सच या ट्रुथ या एविडेंस के ऊपर अगर वो अपनी फीलिंग्स को रख रहा है और फीलिंग्स क्या है कि दूसरे लोग उससे प्लीज़ हों, तो वो दूसरे लोगों के लिए कन्फर्म हो जाता है, ठीक है? अब आते हैं सोशल इन्फ्लुएंस के 3 फॉर्म्स जो कैलमान ने दिए थे। एक तो हो गया कंप्लायंस, ये मेन है। इसमें क्या होता है कि इंसान एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव कर रहा है, क्यों? क्योंकि उससे किसी ने रिक्वेस्ट करी उस बिहेवियर की, ठीक है? अब पर्सुएशन क्या है? पर्सुएशन क्या है कि दूसरे लोगों को कंप्लाई करना, दूसरे लोगों से रिक्वेस्ट करना कि वो अपना बिहेवियर चेंज कर ले। वो किस तरीके से कर सकते हो तुम, ठीक है? फुट इन द डोर हो गया। फुट इन द डोर में क्या हो गया कि इंसान छोटी रिक्वेस्ट बनाता है और फिर उसके बाद एक बड़ी रिक्वेस्ट बनाता है। क्योंकि अगर वो छोटी रिक्वेस्ट से सामने वाला अगर एग्री करेगा तो बड़ी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने में वो कंफर्टेबल हो जाएगा। डेडलाइन, कि अगर एक प्रोडक्ट है उसकी डेडलाइन सेट कर ली तो लोग ज़्यादा जल्दी उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। ये अमेज़न में यूज़ होता है, टाइमर लगा देते हैं या फिर सेल्स फनल में टाइमर लगा देते हैं तो उससे उसको डेडलाइन टेक्निक के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है? जैसे लिमिटेड एडिशन ऑफर, लिमिटेड टाइम ऑफर वगैरह वगैरह। डोर इन द फेस टेक्निक, तो इसमें क्या होता है कि एक बड़ी रिक्वेस्ट बनाते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें पता है कि वो सामने वाले रिक्वेस्ट नहीं रिफ्यूज़ कर देगा। तो अगर सामने वाले ने पहली बड़ी रिक्वेस्ट रिफ्यूज़ कर दी तो हमारी जो एक्चुअल रिक्वेस्ट चाहिए हम वो छोटे वाली उसके सामने प्रेज़ेंट करते हैं, जो वो एग्री कर लेगा कि बड़े वाली नहीं कर पाई, छोटे वाली तो मैं कर ही सकता हूँ इन कंपैरिज़न टू द फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है? आइडेंटिफिकेशन, इसमें क्या है कि इन्फ्लुएंस बेस्ड होती है किसमें, या तो वो आइडेंटिटी सीक कर रहा है, कुछ अपनी आइडेंटिटी बनाना चाह रहा है या फिर वो एग्रीमेंट चाह रहा है सामने वाले से। इंटरनलाइजेशन, अभी किसके बेसिस पे ये इन्फॉर्मेशन सीक कर रहा है, उसे इंटरनलाइज कर रहा है जो इन्फॉर्मेशन है। ओबीडियंस, अपना बिहेवियर अथॉरिटी के लिए चेंज कर देना, ठीक है? एक्सप्लिसिट या डायरेक्ट फॉर्म में। तो ये मिलग्राम ने किया था एक्सपेरिमेंट इसमें, एक लर्नर था, एक टीचर था। टीचर का काम क्या था? सिखाना सामने वाले को, और टीचर था पार्टिसिपेंट। अब जब भी अगर वो कोई गलत आंसर देगा तो उसे शॉक की वैल्यू इंक्रीज़ करनी थी। ऑब्वियसली जो लर्नर है वो फेक है और जो शॉक है वो भी फेक है। लेकिन उसने देखा कि लोग ज़्यादातर टाइम शॉक इंक्रीज़ कर रहे थे, क्योंकि क्यों? क्योंकि रिसर्चर जो टीचर को कह रहा था कि शौक बढ़ाते जाओ जब तक लर्नर लर्न ना कर ले जो भी वर्ड्स उसे दिए थे, ठीक है? तो 65% टाइम क्या हुआ कि अथॉरिटी का ओबे कर रहे थे लोग, ना कि अपना इंडिपेंडेंट जजमेंट लेना, ठीक है? कॉजेस क्या है ओबीडियंस के? रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते अपने एक्शन के, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, अथॉरिटी को अपने आप से ज़्यादा ऊपर मान रहे हैं, वैल्यू ज़्यादा कर रहे हैं अथॉरिटी की, ठीक है? छोटे-छोटे ऑर्डर अगर फॉलो कर रहा है तो ऑब्वियसली वो बड़े-बड़े ऑर्डर भी फॉलो कर लेगा बाद में। तो ये भी हमें पता है। अ, सोचने का टाइम ही नहीं दिया, प्रेशर बना रहे हैं कि वो सोच ही ना सके, जल्दी-जल्दी फ़ोर्स कर रहे हैं सामने वाले को डिसीज़न लेने के लिए। अब आते हैं कोऑपरेशन और कॉम्पिटिशन में। कोऑपरेशन में लोग साथ में काम करते हैं, शेयर्ड गोल होते हैं, ग्रुप रिवॉर्ड रीप करता है, ठीक है? अपनी परफॉर्मेंस दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। कॉम्पिटिशन में इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स होते हैं, अपने ऊपर परफॉर्मेंस डिपेंड करती है, इंडिविजुअली हार्ड वर्क करते हैं वगैरह-वगैरह सक्सेस के लिए, ठीक है? अब ऑब्वियसली इसमें क्या है, ज़ीरो सम दिया गया है। तो एक गोल करेगा तो दूसरे के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है अगर लिमिटेड रिसोर्सेस हैं तो, ठीक है? वो एक्सपेरिमेंट क्या किया डूश ने क्या एक्सपेरिमेंट किया कॉलेज वालों के ऊपर कि प्रॉब्लम सॉल्व करो तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा।
अब कोऑपरेटिव में क्या कलेक्टिवली सॉल्व करो, कॉम्पिटिटिव में इंडिविजुअली सॉल्व करो प्रॉब्लम, ठीक है? तो जो ग्रुप थे कोऑपरेटिव वाले, उनमें मोर कोऑर्डिनेशन था, एक्सेप्टेंस थी, फ्रेंडलीनेस थी इन कंपैरिजन टू कॉम्पिटिटिव ग्रुप में, ठीक है? अब एक गेम है प्रिजनर्स डायलेमा वैसे तो आएगा नहीं, तुम इसे डिटेल में पढ़ सकते हो रोक के, ठीक है? अब आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ कोऑपरेशन या कंपटीशन के। रिवॉर्ड स्ट्रक्चर कैसा है? इंडिविजुअल को रिवॉर्ड मिल रहा है, किसको रिवॉर्ड मिल रहा है? ग्रुप को रिवॉर्ड मिल रहा है या इंडिविजुअल को, ठीक है? कॉम्पिटिटिव रिवॉर्ड स्ट्रक्चर में क्या है? इंडिविजुअल को ही मिलता है रिवॉर्ड, ठीक है? कोऑपरेटिव में सबको मिलता है, इंडिविजुअल में कॉम्पिटिटिव में इंडिविजुअल को मिलता है। अब रेसिप्रोसिटी, अगर कि तुम किसी की हेल्प करोगे या तुम्हारी कोई हेल्प करता है तो सामने वाला भी, फिर तुम भी उसकी हेल्प करना चाहते हो बाद में रिटर्न, एज अ फेवर को रिटर्न करना, ठीक है? ताकि बैलेंस बना रहे, ठीक है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ऐसा कम्युनिकेशन जो इंटरेक्शन को और बढ़ाए, ठीक है? जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, जितना ज़्यादा डिस्कशन होगा, उतना ज़्यादा कोऑपरेशन होगा, ठीक है? सोशल आइडेंटिटी, ये क्या होती है कि अपनी आइडेंटिटी को कैसे देखना, 2 तरीके से। या तो मेरी आइडेंटिटी होगी, मेरे पर्सनल क्वालिटीज़ क्या है, मेरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, या फिर मैं अपने आप को सोशल एट्रीब्यूट्स की तरह देखता हूँ कि मैं कौन से एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज़ दूसरों के साथ शेयर करता हूँ, कौन से मुझे अपने ग्रुप से मिली हैं, ठीक है? जिसकी वजह से मैं अपने ग्रुप मेंबर से कनेक्टेड हूँ, ठीक है? तो ये आ गया सोशल आइडेंटिटी का हिस्सा, ठीक है? अब इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होती है। अब वो क्यों होती है? क्योंकि डिफरेंस इंटरेस्ट होता है, व्यू पॉइंट में डिफरेंस, एक्शंस में डिफरेंस, और जो रिवॉर्ड मिलेगा उन एक्शंस के थ्रू वो भी डिफरेंट। तो दोनों में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं क्योंकि इरेशनल है एक तरीके से। एक मेंबर दूसरे के प्रति एग्रेसिवली एक्ट बिहेव करने लग जाता है, क्यों? रिसोर्सेज के लिए लड़ाई कर दी, जमीन के लिए, पानी के लिए, ठीक है, पार्किंग की स्पेस के लिए, वगैरह वगैरह। तो ये इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आ जाता है। पहले तो दो इंडिविजुअल लड़ते हैं, फिर प्रॉब्लम क्या आ जाती है, फिर घर वाले भी आ जाते हैं लड़ाई में, ठीक है? तो ये है इशू। तो कॉन्फ्लिक्ट के कॉज क्या हो सकते हैं? ढंग से कम्युनिकेशन नहीं किया, आ, एक ने गाली दे दी, दूसरे ने गाली दे दी, फिर लड़ाई होगी, ठीक है? डिप्राइवेशन, एक ग्रुप के पास कम है, दूसरे के पास ज़्यादा है, तो जेलसी होगी, ठीक है? सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, एक ग्रुप अपने आप को दूसरे से बढ़िया मान रहा है, दूसरे को नीचा दिखा रहा है, दूसरे को गालियाँ दे रहा है, ठीक है? बायस्ड परसेप्शन भी हो सकता है। बायस्ड परसेप्शन क्या? कि भाई ढंग से नहीं सोचा, स्टीरियोटाइप बना लिए, प्रीजुडिसेस बना लिए, ठीक है? अब परसीव्ड इनइक्वालिटी, अब भाई वो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा सामने वाला, तो भाई वो क्या कह रहा है कि मैं तो मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, दूसरे वाला ले जा रहा है, तो उसे लग रहा है कि वो एक्सप्लॉइट हो रहा है, ठीक है? अब लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, किस किस लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं? स्ट्रक्चरल लेवल पे, सोसाइटी में पॉवर्टी ज़्यादा है, डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी कम है, ठीक है? तो वो तो स्ट्रक्चरल लेवल पे जो कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकते हैं। ग्रुप लेवल पे क्या? सोशल आइडेंटिटी, कास्ट डिवीजन, रिलीजन के नाम पे डिवीजन, जिसकी वजह से तो ग्रुप में फाइट होगी, ठीक है? इंडिविजुअल लेवल पे बिलीव्स क्या है, एटीट्यूड क्या है, पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जिससे डिफरेंस आ रहा है, ठीक है? अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती हैं इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट की? ड्यूश ने क्या कहा? लैक ऑफ ट्रस्ट होगा कि कम्युनिकेशन ढंग से नहीं हो रहा, ग्रुप वालों के डिफरेंस बढ़ते जा रहे हैं टाइम के समय साथ साथ, कॉन्फ्लिक्ट की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है? अब कैसे सॉल्व करें ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट को, ठीक है? तो हम कैसे करेंगे? शेरिफ ने क्या कहा? सुपर ऑर्डिनेट गोल, म्यूचुअली बेनिफिशियल गोल, ऐसे गोल जिससे दोनों ग्रुप मेंबर का फायदा हो, जिसकी वजह से उन्हें कोऑपरेट करना पड़े, क्योंकि वो गोल तब तक अचीव नहीं होगा जब तक दोनों साथ में काम ना करें, ठीक है? अल्टरिंग परसेप्शन, परसुएशन, एजुकेशन, बात करके डिप्लोमेसी के थ्रू आप कम्युनिकेट करें कि लोगों की डिफरेंस है उनको शॉर्ट आउट करें, ठीक है? इंक्रीजिंग इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट, एक ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन करें, सबको साथ मिलाएं, सबको एक साथ एक्टिविटी करें सब मिलकर, ठीक है? ग्रुप की बाउंड्री रीड्रॉ करें, मतलब स्ट्रिक्ट ना रखें अपने आप को ओपन रखें, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, आ, अकेले ये कमरे में बंद ना रहे, ठीक है? ग्रुप की तरह आ, अपने आप को खोले, एक्सपीरियंस करें, इमिग्रेशन में बैन ना लगाएं, वगैरह वगैरह, ठीक है? नेगोशिएशन, रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन, मतलब आ, तुम्हें क्या चाहिए, तुम अपने इंटरेस्ट दूसरे पार्टी को अवेयर कराओ,
अपने इंटरेस्ट दूसरे पार्टी को बताओ और फिर ट्रेड करो एक-दूसरे के साथ, ठीक है? स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन क्या होगा कि प्रिंसिपल जस्टिस बनाएँ, लॉ ऑर्डर ठीक रखें, ठीक है? दूसरे ग्रुप के कल्चर के प्रति रिस्पेक्ट दिखाएँ वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो इस तरीके से हम इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।